Good morning students. Today we will discuss stability constant of metal complexes. मेटल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन में दो तरह के स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफाइन किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इसको देखते हैं कि ये किस ढंग से इन्वॉल्व होता है इन रिएक्शंस में. फॉर एग्जांपल ये मेटल है और n नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है MlN. अब अगर इसका हम स्टेप 1 लें जिसमें ये फर्स्ट लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करेगा टू फॉर्म Ml कॉम्प्लेक्स. अगर हमें उसके लिए K1 लिखना है तो उसके लिए हम K1 लिखेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. सो दिस इज फॉर स्टेप 1. नाउ सिमिलरली क्योंकि हम स्टेप वाइज कर रहे हैं तो Ml बन गया. अब Ml के बाद उसके ऊपर सेकेंड लिगेंड आया तो उसके लिए K2 होगा Ml2 डिवाइडेड बाय MlL. तो यहाँ से ये दिस इज़ फॉर सेकेंड स्टेप. तो यहाँ से हमें एक कंक्लूज़न ये देखने को मिला कि जो हमारे स्टेबिलिटी कांस्टेंट है स्टेप वाइज उसको हम शो करते हैं यूजिंग K. और ये डिफ़ाइन करता है क्योंकि हमने इसको डिफ़ाइन किया इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज़ एंड रिएक्टेंट स्पीशीज़. सो K डिफाइंस relative concentrations of कॉम्प्लेक्स. जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है जैसे यहाँ Ml बन रहा था यहाँ Ml2 बन रहा है एंड दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस. कंस्टिट्यूएंट आयंस का मतलब है जिनसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है. जैसे Ml की फॉर्मेशन हुई है M और L से. सो फर्स्ट step wise stability constant defined by K which defines relative concentrations of complex and that of the constituent ions. लेकिन these are defined at equilibrium condition पे. Similarly अगर हम K3 लिखना चाहेंगे for K3 we will write Ml3 then Ml2 and L. ओके. ऐसे ही अगर हमें Kn लिखना हो तो हम Kn को कैसे लिख सकते हैं. जैसे 3 के लिए Ml3 बनेगा तो Kn के लिए बनेगा कॉम्प्लेक्स MlN. यहाँ पे जो N है वो क्या डिफाइन कर रहा है. कोऑर्डिनेशन नंबर. N इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन. Here N defines the coordination number of metal ion. ठीक है क्योंकि N लिगेंड के साथ N सबस्क्रिप्ट है. जैसे Ml6 बना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया. अब ऐसे हमें अगर Kn की वैल्यू लिखनी है सिमिलर पैटर्न में तो हम क्या लिख सकते हैं. K3 के लिए Ml3 Kn के लिए MlN डिवाइडेड बाय K3 है तो Ml2 है तो Kn होगा तो यहाँ पे क्या होगा MlN-1. 3 के लिए 2 तो N के लिए N-1 इंटू L. ठीक है. अब इसके बाद हमारा जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है यहाँ से एक हमारा कंक्लूज़न निकलता है उसको हम एक बार देखते हैं. तो जो कंक्लूज़न निकलता है वो ये कहता है कि जो हमारा Kn होगा वो लेस होगा Kn-1 से. वो फर्दर लेस होगा Kn-2 से. या इसको हम लिख सकते हैं जो स्टार्टिंग वाला है K1 इज़ ग्रेटर देन K2 इज़ ग्रेटर देन K3 सो ऑन टू Kn. ऐसा हुआ क्यों. क्योंकि जब मेटल के साथ फर्स्ट लिगेंड की इंटरेक्शन हुई उसके बाद जब सेकंड लिगेंड वहाँ इंटरेक्ट करने के लिए आएगा जो सेकंड स्टेप में होता है तो वहाँ लिगेंड और लिगेंड के बीच में क्या हो जाएंगी
रिपल्सिव इंटरेक्शंस हो जाएंगी। जो ऑलरेडी वहाँ पे एक लिगेंड प्रेजेंट है मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड हो चुका है फर्स्ट स्टेप में, अब सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड लिगेंड आएगा वो उसको रिपल्सिव इंटरेक्शंस देगा और इस वजह से K2 हमारा लेस होगा K1 से। K3 इन टर्न विल बी लेसर देन K2, क्योंकि K3 में जो थर्ड लिगेंड आएगा उसको रिपल्सिव इंटरेक्शंस मिलेंगी जो पहले दो कोऑर्डिनेटेड लिगेंड है मेटल के साथ। जैसे ये Ml2 हो गया, Ml2 पे अब जो थर्ड लिगेंड अगर बाइंड होने के लिए आएगा तो अब इस लिगेंड को इन दो लिगेंड से रिपल्सिव इंटरेक्शंस फेस करने को मिलेंगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा K1 एंड दिस ऑर्डर फॉलोज टिल Kn। इसको एक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन Cu+2 और लिगेंड है यहाँ पे हमारा अमोनिया। अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल Cu+2 के साथ जुड़ेंगे तो इनकी जो हमने K1, K2, K3 और K4 वैल्यूज़ देखी तो वैल्यूज़ मिली फॉर K1, इनको लॉग की फॉर्म में देखा गया, लॉग K1, लॉग K2, लॉग K3 एंड लॉग K4। सिमिलर पैटर्न रहेगा लॉग वैल्यूज़ के लिए भी, जैसे लॉग K1 विल बी ग्रेटर देन K2 देन लॉग K3 एंड देन लास्ट एट लॉग Kn। तो यहाँ लॉग K1 की जो वैल्यू मिली वो मिली अराउंड 4.3, लॉग K2 के लिए मिला अराउंड 3.6, लॉग K3 के लिए मिला अराउंड 3.1 और लॉग K4 के लिए मिला 2.3। तो ये जो ट्रेंड है ये शो कर रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप है कोऑर्डिनेशन ऑफ Cu+2, जो फर्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ेगा उसके लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है, इट इज़ मैक्सिमम। उसके बाद ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पैरामीटर है जो अदर स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। फॉर दिस रिएक्शन M+NL MLN इसको लिखा जाता है M+L ML। तो यहाँ पे इसको शो किया जाता है यूजिंग बीटा, जैसे वहाँ हम K यूज़ करते थे यहाँ वी विल यूज़ बीटा। लिखने का मैनर वही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सिमिलरली नाउ वी विल राइट फॉर सेकेंड स्टेप। यहाँ क्या होता है, स्टेप वाइज नहीं है, ये ओवरऑल है, तो Ml नहीं आएगा रिएक्टेंट में, M ही रहेगा। 2 लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लास्ट में n नंबर ऑफ लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो सेकेंड रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे जैसे ये हमारा β1 हो गया। अब अगर हम β2 लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, Ml2 डिवाइडेड बाय M और L का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इसकी पावर हो जाती है। ऐसे ही अगर हमें इसके लिए लिखना होगा βN, βN को लिखेंगे 2 के लिए Ml2 है तो βN के लिए हो जाएगा MLN डिवाइडेड बाय M एंड L raised to the power N. Okay, now we will study a relationship between overall stability constant and stepwise stability constant. उसके लिए हमने ये अभी जो डिफ़ाइन किया था उसी को दोबारा से ले रखा है। फॉर β3 Ml3 डिवाइडेड बाय M raised to the power M एंड देन L raised to the power 3। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इसको मैं इस ढंग से लिख सकती हूँ, Ml3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय M और L को 3 टाइम्स मैंने लिख दिया। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब जो हमने K1, K2 और K3 डिफ़ाइन किए थे ये वैल्यूज़ हमने वहाँ से ली हैं। तो β3 जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया है, अगर वहाँ मैं इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ, विच आर Ml एंड Ml2, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1 फॉर β3 बाय दीज टर्म्स। तो β3 को
लिख सकते हैं Ml3 इंटू Ml इंटू Ml2। नीचे पहले तो हम एज इट इज़ ये सारा लिखेंगे M L L L इंटू, क्योंकि न्यूमरेटर से किया है तो डिनोमिनेटर से भी सेम वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने के लिए देखो β3 को मैं लिख सकती हूँ Ml M और L इंटू Ml2 Ml then L इंटू Ml3 बाय Ml2 एंड देन L। मैंने सेम टर्म्स को सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है। जो ऊपर की 3 टर्म थी Ml Ml2 Ml3, 3L कंसंट्रेशंस M Ml एंड Ml2। तो आप देख सकते हो दिस इज़ नथिंग बट K1, दिस इज़ K2 एंड लास्ट वन इज़ K3। तो इसको हम लिख सकते हैं β3 इक्वल टू K1 डॉट K2 डॉट K3। ऐसे ही अगर मुझे βn लिखना होगा, ये एक सम्मेशन होगा किसका, Ki का। I विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। और यहाँ से हमारा एक कंक्लूज़न और निकलता है, जो बीटा है दैट इज़ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज़ ग्रेटर देन K, या log बीटा n इज़ ग्रेटर देन log Kn। At last we will conclude this topic. First, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है दिस कैन बी रिटन एज अ समेशन ऑफ Ki, दैट इज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। सेकेंड थिंग इज, अगर इसको log के टर्म में लिखा जाएगा तो log बीटा n विल बी इक्वल टू log Ki समेशन I इक्वल टू 1 to n, और log बीटा n इक्वल टू log K1 प्लस log K2 so on to log Kn। थर्ड थिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, जो यहाँ पे हमारे स्टेबिलिटी कांस्टेंट हैं वो डिफ़ाइन करते हैं रिलेटिव दे डिफ़ाइन relative concentration of complexes and their constituent ions। तो जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, Cu अमोनिया 4 के लिए ओवरऑल चार्ज इज़ +2, और एक कॉम्प्लेक्स है कैडमियम के साथ, लिगेंड इज सेम। तो इनके लिए जो हमारा log बीटा 4 है, Cu अमोनिया 4 के लिए log बीटा 4 की वैल्यू है अराउंड 13.30, और कैडमियम के लिए इट इज़ अराउंड 7.12। इट शोज़ दैट जो कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कैडमियम 1। सो हेयर वी हैव कंक्लूडेड दिस टॉपिक। You can check this video, and if any doubt then you can comment in the comment box. Thank you.